दिस इज़ प्रतीक्षा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोब्लूम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारे 11th एनसीईआरटी का जो लास्ट वीडियो में पोर्शन सिखाया था उसके आगे का पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रहे। सो लेट्स स्टार्ट अप गाइस। एनसीईआरटी बुक साथ में लेके बैठना और कुछ जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो नोट मत एक हाईलाइट कर दो एनसीईआरटी में। मैं आपको पूरा चैप्टर होने के बाद शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। असाइनमेंट 50 to 100 क्वेश्चन का असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगी। सिर्फ आपको वो सीक्वेंस फॉलो करना है और मैं जो बता रही हूँ फॉलो करना है। 360 आउट ऑफ 360 पक्का है आपका बायोलॉजी में। सिर्फ मैं जो बताना है वो करना है, बाकी कुछ नहीं करना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स मत। ये तो हमने कल देख ही लिया है, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, आईसीबीएन, आईसीएन, ये तो कोड हमने देख ही लिए। तो आज हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर। सो स्टार्ट करें गाइस। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to known organism. बायोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने एक प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया है जो प्रोवाइड करता है साइंटिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनिज्म को। और वो ऑर्गेनिज्म के मीन्स नेमिंग के 2 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट मीन्स जेनेरिक नेम और सेकंड मीन्स स्पेसिफिक इम्पैक्ट। ये 2 कंपोनेंट है और उससे ही हमारी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर्म होता है। दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाय कार्लियस लिनायस, इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो सिस्टम है ना, ये किसने दी है? कार्लियस लिनायस ने। और ये पूरे बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड के बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं। तो नेमिंग सिस्टम यूजिंग 2-word format was found convenient. Let us take an example of mango to understand the way of providing scientific names better. तो उस एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल होना चाहिए। वो मीन्स हम ले रहे मैंगो। आपको मैंगो पसंद नहीं होगा, किसको पसंद नहीं है? मुझे तो बहुत पसंद है, चल दो। तो फिर मैंगो लेंगे और मैंगो का सबको भी पता है। मैंगो का नेम क्या है? मैग्निफेरा इंडिका इज़ द करेक्ट वन। सो प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक नेम टू स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, इसी को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो इज़ रिटन एज मैग्निफेरा इंडिका, ये तो हम सब जानते हैं। तो let us see how it is binomial name. In this name Magnifera indicates genus. So you साइड में लिख के दे दो एनसीईआरटी में कि मैग्निफेरा इंडिकेट करता है, मैग्निफेरा जीनस इंडिकेट करता है और इंडिका क्या करती है? जो इंडिका लिखा है वो स्पेसिफिक इंडिकेट करती है और स्पेसिफिक इम्पैक्ट बोलते उसको। तो जो बायोलॉजिकल नेम्स है ना, वो जनरली लैटिन में होते हैं, बट रिटर्न किस में होते हैं? इटैलिक्स में। बट लैटिन ओरिजिन होता है उसका। तो वही यहाँ पे लिखा है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन एंड सॉरी बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन and written in italics and they are latinized or derived from the Latin irrespective of their origin. तो यही बताना है कि इसमें क्या बताया कि वो जनरली बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं, लेकिन रिटर्न किस में होते हैं? इटैलिक्स में। और लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? लैटिन से। इतना ही ध्यान रखना है। जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का, जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड कंपोनेंट जो है वो स्पेसिफिक इम्पैक्ट और स्पेसिस को इंडिकेट करता है। सो बोथ वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। जब वो हैंड रिटन होते हैं तो उसको वो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है और वो उसको प्रिंट किया जाता है इटैलिक्स में। लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ से दिखाया जाता है? वो मीन्स लैटिन ओरिजिन। सो फर्स्ट वर्ड जीनस, वो आपको पता है फर्स्ट वर्ड क्या होता है? जीनस। वो क्या डिनोट करता है? फर्स्ट वर्ड जीनस होता है।
the genus start with a capital letter, while specific epithet start with the small letter. It can be illustrated with the example of a Magnifera indica. तो मैग्नीफेरा इंडिका के एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे. जो मैग्नीफेरा इंडिका है, जो फर्स्ट वर्ड है मैग्नीफेरा, वो जीनस से, वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से. और इंडिका जो स्पेसिफिक स्पेसीज है, तो उसका लेटर का स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है. और उसके आगे एक है गाइज, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट. तो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में जिसने भी वो डिस्कवरी किया है उसकी, जिसने वो डिस्क्राइब किया है, उस साइंटिस्ट का वहाँ पे नाम लिखा जाता है. तो देखेंगे एट द एंड ऑफ अ बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल के नेम के एंड होने के बाद वो लिखा जाता है. और इज़ रिटन इन द एब्रिशिएटेड फॉर्म मैग्नीफेरा इंडिका लीन. लीन क्यों लिखा है? क्योंकि ये दिखाता है कि ये इंडिकेट करता है, लीन इंडिकेट करता है कि वो डिस्क्राइब्ड बाय लिनायस साइंटिस्ट. वो जो साइंटिस्ट है ना, लिनायस ने डिस्क्राइब किया है वो. सो गाइस, नोमेनक्लेचर तो हमने देख लिया है. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये पैराग्राफ. सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक इट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है कि गाइस हम हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सके, क्योंकि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे हमारा, जैसे जैसे हम इधर उधर जाएंगे, न्यू न्यू स्पीसीज डिस्क्राइब होते जाएंगे. हर एक स्पीसी की स्टडी करने के लिए बहुत हार्ड जाएगा. सो उसके लिए हमने कुछ क्लासिफिकेशन प्रोसेस तैयार की है. तो उस प्रोसेस में क्या होता है, क्लासिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड विथ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरीज. वो कैटेगरी में डाल देते हैं बेस्ड ऑन द ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो हम आँख से देख सकते ऐसे कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उसमें उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में डाल देते. तो उससे हमें क्या होता है कि हम जल्दी स्टडी कर सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स की. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे कि वी ईज़िली रिकॉग्नाइज द ग्रुप ऑफ सच प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट. जब हम देखते हैं प्लांट्स, एनिमल, डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट, वो पूरे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. द मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दिस टर्म, वी एसोसिएट सर्टन कैरेक्टर विथ ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप. What image do you think when what image do you see when you think of dog? जब मैं आपको बोलूँगी कि डॉग, तो आपके माइंड में ऐसे झटक से पटक से डॉग की पिक्चर आ जाएगी क्या? कैट की पिक्चर आएगी किसके मन में? नहीं ना. तो obviously each of us see the dogs, not cats. Similarly, suppose we are say to mammals, we could of course think that animals with external characters and body. So कहाँ पे थे गाइस? सॉरी, वो डिस्टर्ब हो गया. कहाँ पे थे हम? हाँ. Similarly, suppose we say to mammals, you will of course think that animals with external ears and body here. जब मैं आपको मैमल्स के बारे में बताने को बोलूँगी, तो आप यही बताएंगे कि जिसके एक्सटर्नल ईयर से, एक्सटर्नल में अपीयरेंस में कान है और बॉडी हेयर से, उसको ही हम मैमल्स बताते हैं. लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ़ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, द पिक्चर ऑफ आवर माइंड विल बी वीट प्लांट, नॉट ऑफ द राइस प्लांट. जब मैं आपको बताऊँगी कि वीट, तो आपके माइंड में वीट प्लांट की पिक्चर आएगी ना. क्या रोज़ प्लांट की और राइस प्लांट की आएगी? नहीं ना. तो वैसे ही जब ऑल दिस डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा आर कन्वेंट कैटेगरीज we used to study the organism. The scientific term for these categories is taxa. ये एनिमल्स, डॉग्स, प्लांट्स, वो जो सारे थिंग्स है ना, वो डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं. वो उस कैटेगरी के टर्म, द साइंटिफिक टर्म ऑफ दिस कैटेगरी इज नोन एज टैक्सा. Here you must recognize that taxa indicate the categories at a different level. ये पॉइंट हाईलाइट करके रखो. That
Taxa indicate category at very different levels. Plants also form taxa, wheat also form taxa. Similarly, animals, mammals, dogs, all are taxa. But you know that dogs is mammal and mammals are animals. Therefore, animal, mammals, dogs represent taxa. ये टैग्जा रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन डिफरेंट लेवल पर. सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, डिफरेंट लेवल पर टैग्जा रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये ग्रुप किसके ग्रुप में आते हैं? एनिमल्स के. यही बताना चाहती हूँ. तो हेंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल ऑर्गेनिज्म कैन बी इजीली क्लासिफाइड इनटू द टैग्जा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड taxonomy. Based on a characteristics all organism are classified into the taxa. इसी को हम taxonomy कहते हैं. तो taxonomy के कुछ बेसिस है मॉडर्न टैक्सोनॉमी के. वो है एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. ये आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडी. मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए हमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये पूरे ध्यान में रखना पड़ता है. सो बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है पहले ये बताती हूँ आपको. बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी तो कैरेक्टराइजेशन, फर्स्ट तो कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर. ये बेसिस है टैक्सोनॉमी के. इसमें यही बताया है सिर्फ कि टैक्सोनॉमी इज़ नॉट नथिंग समथिंग न्यू. ये टैक्सोनॉमी कुछ न्यू नहीं है, ये पुरानी है. ह्यूमन बींग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, particularly with reference to their own use. In early days, human beings are needed to find the sources for basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. हम ह्यूमन बींग है, हम सिर्फ हमारा फ़ायदा देखेंगे. यूजेस के लिए से फूड, शेल्टर, ये हमारे जो यूजेस के थिंग है वही देखेंगे. यही बताया गया है इस पैराग्राफ में. ज़्यादा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, सिर्फ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है गाइस, ध्यान से सुनना. Human beings were since long not interested in knowing more and more about the different kind of organism. Not only interested in knowing more and more about different kinds of organism and their diversity, but also interested in their relationship among them. इसी के स्टडी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स. और वो जो सिस्टमैटिक्स है ना, वो कहाँ से डिराइव किया है? वो वर्ड लैटिन ओरिजिन है गाइस. सो विच और लैटिन में कौन सा वर्ड है? सिस्टीमा. और वो सिस्टीमा वर्ड का मीनिंग क्या है? सिस्टीमा वर्ड का मीनिंग है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो लिनायस ने दिया है. लिनायस ने एक पब्लिकेशन फॉर्म किया था. उसके पब्लिकेशन का टाइटल क्या था उसके पब्लिकेशन का? सिस्टम नर्चुरे. सो द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वॉज लेटर enlarged टू include identification, nomenclature, classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between the organisms. सिस्टमेटिक्स में क्या है? सिर्फ एक ही बता सकती हूँ कि उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी है. ये उसको ही सिस्टमेटिक बताया जाता है. सो गाइज यहाँ पे हम रुकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्टार्ट करेंगे. और जो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होने के बाद वो फैमिली, वो चार्ट, ये पूरे होने के बाद मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी और 100 क्वेश्चंस की आंसर शीट भी प्रोवाइड कर दूँगी. सो बाय and revise it tomorrow, revise it day to day on the time, because NEET exam is the very toughest exam guys. देख, मैंने 2 बार दी है नीट एग्ज़ाम. एक मतलब मैं जब फ्रेश में थी तब दी, फिर मेरा नंबर BMS को लग गया और मैं अभी BMS के स्टूडेंट हूँ. और अभी मैं BMS के साथ एक बार एग्ज़ाम दी. अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन शायद आ जाएगा. पता नहीं कैसा आएगा, नंबर लगेगा या नहीं. लेकिन हाँ, बायो आपका लगा दूँगी नंबर, ये मुझे पता है,
क्योंकि बायो में मेरा अच्छा स्कोर आता है हर बार। शायद अच्छा भी सिखाती हूँ, इसलिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो सपोर्ट करो चैनल को। और हाँ, मैं आपको केमिस्ट्री और फिज़िक्स का भी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें आपको मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पूरे साल का प्लान लिख के दूँगी। सो गाइज़, मेरे चैनल पे बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मोस्ट ऑफ़ द नेसेसरी स्टूडेंट को ये वीडियो प्रोवाइड करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते कि जो ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन नहीं कर सकते। सो ऑनलाइन से उनकी स्टडी हो जाती है, उतनी उनकी हेल्प हो जाएगी। और ऑफलाइन स्टूडेंट को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऑफलाइन सेंटर देख रहे लातूर में और कई ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं सिर्फ लातूर का बता सकती हूँ क्योंकि मैं लातूर में पढ़ी हुई हूँ। तो विद्या आराधना एकेडमी इज़ द बेस्ट एकेडमी गाइज। अगर आपको ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज़, ये विद्या आराधना की फैकल्टी बहुत अच्छी है। उसमें डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम्स आते हैं और उसमें बहुत सारे टीचर्स, वो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो आपके पूरे पर्सनल अटेंशन के साथ डाउट क्लियर करेंगे। और इस साल का विद्या आराधना का टॉपर शायद 715 का है। सो मुझे लगता है कि विद्या आराधना इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर द लातूर स्टूडेंट. No, I don't know about other classes in the Kota, Alone, etc. Things are good, but in the Latur tuition area, I show that Vidya Aradhana is the best option for your transferring your dreams into reality. This is the main line of that academy, and it is real, guys. Not to, if you want to transfer your goals into reality, you want to become doctor or an engineer, you have to just join the Vidya Aradhana Academy. It is the best career coaching institute. एंड यही बताना चाहती हूँ कि